बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़हीम, आपके अपने चैनल टैक्स टॉपिक फ़हीम पर आपको खुशामदीद। अगर आप एक सैलरीड पर्सन यानी तनख्वाहदार आदमी हैं तो आज हम अपनी टैक्स रिटर्न 2026 की फाइलिंग को सीखेंगे। इसी प्रोसेस में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपने टैक्स क्रेडिट्स, एग्जम्पशंस और एडजस्टमेंट्स को अवेल करना है। और साथ ही हम इसी प्रोसेस में ये भी आपको मैं ओरिएंटेशन दूंगा कि अगर आपके पास बैंक में प्रॉफिट है तो उसकी एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एफबीआर ने 2026 के फॉर्म को उसमें काफी तब्दीलियां की हैं और पहले से ज्यादा डिटेल्ड और कंपैरेटिवली पेचीदा है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस फाइलिंग के प्रोसेस को बहुत ही तहम्मुल से मुकम्मल तौर पर देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस की ओरिएंटेशन दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी। इसलिए आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना और मुकम्मल तौर पर देखना है। तो आइए मैं स्क्रीन पे आपको इसकी ओरिएंटेशन देता हूं। टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए माइरस की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम जो कि सीएनआईसी और पासवर्ड को एंटर करेंगे, लॉगिन को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको नई ऑप्शन नजर आ रही है वेरीफाई कैप्चा। आप इसमें सेम नंबर को और अल्फाबेट्स को आप एंटर कर देंगे और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने इंटरफेस जो आ रहा है इस पे आपको ये एक डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है एफबीआर की तरफ से कि 2026 के रिटर्न के फॉर्म को लाइव कर दिया गया है। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ये भी ब्लू में आप ये देखें डिस्क्लेमर के सबमिशन इज नॉट येट एनेबल्ड, यानी आप टैक्स रिटर्न का फॉर्म आ गया, आप उस पर काम करके महफूज कर सकते हैं, लेकिन अभी सबमिशन अलाउ नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये अलाउ हो जाएगी। अब आप इंटरफेस पे आएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न 2026 की फाइलिंग के लिए ये ब्लू में आपको ये नजर आ रहा है बॉक्स। यहाँ पे आप क्लिक करें तो आप डायरेक्ट अपने रिटर्न को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन डिक्लेरेशन के जरिए है। और आप एक तब्दीली महसूस करेंगे कि एमआईएस पहले टॉप राइट साइड पे होता था, एमआईएस अब लेफ्ट साइड पे है। एमआईएस में आपको सजेस्ट करता है 2025 की फाइलिंग्स में मैंने आपको एमआईएस को बड़ा स्ट्रांगली एम्फेसिस किया कि आप इसको जरूर देखें। एमआईएस में तमाम इन्फॉर्मेशन है जो एफपीआर आप के पास आपके मुतालिक है, आपके कौन कौन से टैक्सेस विदहेल्ड हुए और कौन कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि इंटीग्रेटेड है एफपीआर के साथ। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन टैक्स रिटर्न के फॉर्म में भी दे दी गई है। तो एक बड़ी अच्छी यूटिलिटी है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ये देख लें कि एफबीआर के पास क्या मौजूद है। तो जो दूसरी ऑप्शन है जहां से हम अपनी रिटर्न को एक्सेस कर सकते हैं, वो आप ये डिक्लेरेशन पे आए, डिक्लेरेशन पे आके रिटर्न स्टेटमेंट ये थर्ड ऑप्शन को क्लिक किया तो नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी इस पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आके टैक्स ईयर 2026 आप लिखेंगे और पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास नए रिटर्न का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपके पास जो इनकम की मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं उसकी ऑप्शन आपके सामने आ रही है। दो ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक्ड हैं, अगर नहीं भी क्लिक्ड आपके पास आएंगी, यानी क्योंकि हम अभी सैलरी इनकम के हवाले से देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे आके इनकम फ्रॉम सैलरी को क्लिक कर देना है। और जो दूसरी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है उसके हवाले से अलहदा से मैं रिटर्न फाइल करने का बताऊंगा, क्योंकि जो इनकम की स्ट्रीम को हम चूज करेंगे उसी के लिहाज से हमारा रिटर्न का फॉर्म ओपन होगा। तो इनकम हमने एक तो यहाँ पे आपको मैंने ये कहा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे, इसी में हम कवर कर लेंगे इनकम फ्रॉम जो आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है, यानी बैंक अकाउंट पे जो प्रॉफिट लग रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, सिंपल सा प्रोसेस है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हम ये इसको क्लिक कर लेंगे तो इससे मुतल्लिक हमारा फॉर्म आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे बतानी है वो ये है कि हैव यू स्टेड मोर देन 183 डेज, यानी 83 डेज से 183 डेज से अगर आप ज्यादा पाकिस्तान में रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी रेजिडेंट वाली रिटर्न बनेगी। और अगर आप मुल्क से बाहर रहे हैं 183 दिन से ज्यादा तो फिर ये आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी ओवरसीज यानी नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल होगी। हमारे केस में हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, आप नीचे आ जाएंगे समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो एमआईएस पे होती है। यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड समरी मिल रही है। सैलरी यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड जो आपके टैक्सेस कटे हैं एक कंसोलिडेटेड जितना पूरे साल में टैक्स कटे हैं, और दूसरा जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है वही इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह आपका बैंक प्रॉफिट लगा है तो वो एफबीआर के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हमारी आपने देखा ऊपर ऑप्शन भी वो क्लिक हुई हुई थी एफबीआर की तरफ से ही कि आप अदर जो रेवेन्यूज हैं, एक तो आपकी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी क्लिक करें तो ये हमारा जो ड्यू प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहें तो आप इसकी जो ब्रेक डाउन है समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, तो वो आप क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेटेड अमाउंट आ रही है, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसका ब्रेकडाउन एक्सेल में एक कंप्लीट वर्जन आ जाएगा जिसमें हर मंथ की ट्रांजैक्शन लेदा से आ रही होगी, तो वो एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अब आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, स्टार्ट रिटर्न फाइंडिंग पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो अब आपके सामने जो रिटर्न का फॉर्म आया है उसमें आप देखेंगे ये राइट साइड पे आपके पास ऐड एम्प्लॉयर डिटेल, ये एक नया फीचर ऐड हुआ है। यानी यहाँ पे अब आपको क्लिक करके अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आप अगर किसी सोल प्रोवाइडर पे पास काम कर रहे हैं तो उसका सीएनआईसी, या कि अगर उसका कोई एनटीएन बना
बना हुआ है। इसी तरह एओपी का भी एनटीएन, और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का ऐड करना है, जो कि आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सिंपली आपने ऐड करनी है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और दूसरा आप ये देख रहे हैं कि आपकी समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप जो आप फील्ड्स आपने जो भी चूज़ करने हैं, जो आपके इनकम की स्ट्रीम्स हैं, वो यहाँ से आप क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आप ये इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास अब लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे कि पहले 2025 के फॉर्म में आपके पास हर तरह की ऑप्शन होती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने जो इनकम का रेफरेंस सैलरी का लिया है, उसी से रिलेटेड हमारे पास इनकम के फील्ड आ रहे हैं। सैलरी का आ रहा है, सैलरी से रिलेटेड टैक्स डिडक्शन, अदर सोर्सेज आ रहे हैं, अदर सोर्सेज में रिसीट एंड डिडक्शन, और अदर सोर्सेज के रिलेटेड टैक्स डिडक्शन। जी, अदर सोर्सेज हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि हमारा प्रॉफिट ऑन डेट यानी हमारा बैंक प्रॉफिट भी था, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गई है एम्प्लॉयमेंट के अलावा। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स हैं, इसको हम देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। और इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट, वो तो आप जानते हैं एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें वेल्थ स्टेटमेंट में। और यहाँ पे जो लोग फंस रहे हैं वो ये फंस रहे हैं कि हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे नजर नहीं आते जो पहले आते थे, वो कैसे हैं वो मैं आपको इस प्रोसेस में बताऊंगा। तो अभी आप ये देखें, जब आप अपनी सैलरी की इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, तो आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो फॉर्म है जहाँ पे आपने सैलरी अपनी एंटर करनी है, वो सिमिलर फॉर्म है। यहाँ पे वेजेस, अलाउंसेस और एरियर्स और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी ही आपकी टैक्सेबल है, तो आपको ब्रेकडाउन देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डमी फिगर्स के साथ जाएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो 2 मिलियन है। ठीक है, 20 लाख हमारी सैलरी है, हमने वो एंटर कर दी। अब मैंने क्योंकि आपसे शुरू में ही बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो आपकी ग्रॉस टैक्सेबल है, सिर्फ एक अलाउंस आपको एग्जम्प्ट है, वो मेडिकल है। मेडिकल आपको 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो ये याद रखिएगा, इसमें लॉ की कुछ कंडीशंस ही हैं, जिसको हम एक यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने सिंपली इसमें 10% जो मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं, वो कंपाउंड अमाउंट है। उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, मैं आपको उसकी कैलकुलेशन फौरी तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, आपने 2 मिलियन है, आपने 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करना है 10 से, डिवाइड करना है 110 से। तो ये आपकी अमाउंट आ गई, जिसके ऊपर जो आपकी एग्जम्प्ट अमाउंट है 181818। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपकी ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, तो वो आपका 10% जो वो आ जाएगा। इसको अब हम कर देंगे कैलकुलेट। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेट कर दिया तो आपकी सैलरी की अमाउंट होगी। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो उससे रिलेटेड टैक्स है, उसी का फील्ड यहाँ पे साथ दे दिया गया। पहले तो एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर ही बहुत सारी आपके पास और लिस्ट आ जाती थी। अब आपको एक जो तब्दीली है कि आपको खुद अपने फील्ड चूज करने पड़ेंगे, जो आगे आपको जाके नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए, हमने क्योंकि सैलरी हमने डमी फिगर्स लिए हैं, तो सैलरी उसने फिगर वही उठा दी है जो कि मतलब इकोनॉमिक समरी में आ रही थी। इससे आप डिफर कर सकते हैं किस सर्कमस्टांसेस में, जब आपके पास उसकी एविडेंस है, आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट है विच मे बी डिफरेंट। वो किस सूरत में डिफरेंट होगा कि जो आपका एम्प्लॉयर है, मे बी उसने अभी लास्ट जो जून में पेमेंट की आपको सैलरी की, उसका वो टैक्स जमा नहीं करवाया, तो एफआईआर के पास हो सकता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन आपके पास एविडेंस है, तो आप यहाँ पे अमाउंट ऐड कर सकते हैं। मैं ऑल टुगेदर एक डिफरेंट अमाउंट ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने सैलरी की भी अमाउंट डिफरेंट ली है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो टैक्सेस ऑलरेडी कट चुके हैं, वो 70,000 टैक्स कट चुका है। ठीक है जी, आपने ये कैलकुलेट कर दिया। वो अब आपको पॉपअप ये दे रहा है कि अलर्ट आ रहा है कि आपने जो अमाउंट यहाँ पे एंटर की है, वो हमारे अवेलेबल रिकॉर्ड से डिफरेंट है। एनी चेंज में रिक्वायर फर्दर एविडेंस। आप जो चेंज कर रहे हैं, आपको फर्दर एविडेंस हो सकता है। तो मैं एम कॉन्फिडेंट, मेरे पास टैक्स सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट कर सकता हूँ। इसको करने का मकसद ये है कि आपकी अगर अमाउंट डिफरेंट हो, वो जो आपके जो एफपीआर के पास रिकॉर्ड है, तो आप घबराएं नहीं। आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है, जिसने आपको ये सर्टिफिकेट दिया, आपके टैक्सेस जो कटे आप उसके मुताबिक ही करेंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लिया, आप इसको सेव कर लें, सेव करते जाएं साथ साथ। अब आपके पास आ गई दूसरी ऑप्शन कि आपका बैंक प्रॉफिट है, आपने उसको ऐड करना है अदर सोर्सेज में जाके। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब आपका बैंक प्रॉफिट वगैरह लगा होगा, तो एफबीआर ऑलरेडी ये नंबर्स इनकॉर्पोरेट कर देगा। जैसे कि अभी मैंने ये देखा, बैंक प्रॉफिट ये कहाँ पे जाके आपने करना है? अदर सोर्सेज में, टैक्स डिडक्शंस में जाके। टैक्स डिडक्शंस में जाके आपने यहाँ पे ये अपने बैंक प्रॉफिट्स ऐड करने थे, जो कि हमारे ऑलरेडी, क्योंकि टैक्स कटे हुए थे, एफबीआर के रिकॉर्ड में थे, तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको खुद से करना हो, तो आपने यहाँ पे प्लस सेक्शन पे जाना है, जो इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आके आप प्रॉफिट ऑन डेट लिखेंगे, जो और ये रेलिवेंट ऑप्शन को आप चूज करेंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारी चूजन है, आपके केस में भी ऑलरेडी चूजन होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका अगर इन केस कोई ऐसा प्रॉफिट जो कि नहीं आपको रिफ्लेक्ट हो रहा, तो आपने यहाँ से ऐड करना है। आप यहाँ से ऐड करके और इसको कैलकुलेट करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी ऑप्शन में आपको दिखा दूं, जो उसका दूसरा कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो इनकम का है, वो कहाँ से जाएगा? रिसीट्स एंड डिडक्शंस में। रिसीट एंड डिडक्शंस में भी आके आप यहाँ पे रेलिवेंट जो अपनी अमाउंट है वो ऐड करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगी, ये ऑलरेडी फिल्ड होगी। बट मैं आपको बता दूं, दो
प्रॉफिट ऑन डेट के इफेक्ट होंगे, एक टैक्स डिडक्शन में, दूसरा उसका इफेक्ट होगा रिसीट्स एंड डिडक्शंस में। ठीक है, जहां पे इनकम का इफेक्ट रिसीट एंड डिडक्शन में आएगा और टैक्स डिडक्शन में आप यहाँ पे आएंगे कितनी आपको वो प्रॉफिट हुआ और उस पर टैक्स कितना कटा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्विकली हम जाते हैं इस चीज के ऊपर टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में, उससे उसमें जाके हम कंप्यूटेशन में जाते हैं, हम देखते हैं। तो आप ये देखेंगे 2 मिलियन हमारी सैलरी इनकम थी, उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट आ गई, जो टैक्स जिस पे अमाउंट पे निकलता है वो 18,18,000 है। जबकि दूसरा जो हमारा एडिशनल रेवेन्यू था वो हमारा 106 हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, और वो फिक्स फाइनल टैक्स था, उसके ऊपर फिक्स फाइनल टैक्स कटा है। तो हमारे जो उस पे अमाउंट का कोई इफेक्ट नहीं बना, और टैक्सेबल अमाउंट हमारी वही रही 18,18,000। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कुछ टैक्स पेएबल है, 4,003 रुपए आपका टैक्स कम कटा हुआ है, जो कि सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये सारा एक रेफरेंस बनाया है। अदरवाइज जो सैलरी के केस में आपके 100% टैक्सेस कटे होते हैं। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होती है, क्योंकि एडिशनल इनकम की वजह से आपके ऊपर कोई टैक्स फर्दर ना बन जाए, क्योंकि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो पूरा टैक्स काटता है। चलें, अब ये सर्कमस्टांसेस बन गए, अब हम ये देखते हैं कि हम इन टैक्सेस को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आके टैक्स चार्जेबल पेमेंट में आपने विदहोल्डिंग टैक्सेस पे क्लिक करना है। इससे पहले तो आपके पास वो सारी ड्रॉप डाउन अवेलेबल ऑप्शन, सॉरी ड्रॉप डाउन तो नहीं, लेकिन आपके पास जब आप एडजस्टेबल टैक्सेस में जाते थे तो आपके पास सारी ऑप्शंस होती थी। लेकिन यहाँ पे अब आपने एडजस्टेबल टैक्सेस, ये वो टैक्सेस हैं जिससे आपकी लायबिलिटी कम होती है। आपको पता है ये सारी चीजें आप करते रहे हैं, तो अब कहाँ पे आएगा ये फील्ड प्लस सेक्शन एडजस्टेबल टैक्स में, यहाँ पे सिर्फ सैलरी का आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई आपने टैक्स एडजस्ट करवाना है तो आपको प्लस सेक्शन में जाना है। इसके लिए आपको सेक्शंस याद हों, अगर नहीं भी याद तो आपने उस सेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप क्लिक कर दें। आप सेल सर्च में जाके आप सेल फोन आपने लिखा तो सेल फोन को इसको आप ऐड कर देंगे, आप देखेंगे सेल फोन की फील्ड ऐड होगी। उसके अलावा क्या हो सकता है आपका एडजस्टेबल टैक्स में, कॉमन जो फैक्टर्स है वो ले लेता हूँ। इसके अलावा इंटरनेट का हो सकता है, तो इंटरनेट बिल, ठीक है, वो आपने उसकी ऑप्शन ले ली, अब देखिए आप ये फील्ड ऐड हो जाएगा। ये थोड़ी डिफिकल्टी तो बन गई है कि आपको सेक्शन याद करने, लेकिन अगर आपको सेक्शन याद नहीं होते तो आप कम से कम वो पंच कर दें जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। इंटरनेट है, इसके अलावा आपका जो सेक्शन 234 के तहत होता है, आप उसको अगर वो 234 याद रह जाए ठीक है, वरना प्राइवेट व्हीकल टैक्स ये किसके लिए, ये गाड़ी के टोकन के लिए है। ये आपके कॉमन होते हैं। इसके अलावा आपके पास कौन सा होता है, आपके पास अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल परचेज किया, आपको याद होगा उसका सेक्शन 236 के अंदर आता है, 236 सी है आपकी सेल के लिए। तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो आप यहाँ से फील्ड ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो 236 के वो आप कर लेंगे, और ये आप इसका फील्ड आपको ऐड हो जाएगा। इस तरह आपका और कॉमनली होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो 236 वाई भी होगा, जो कि आपका पर्सन रिमिटिंग, जो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स करते हैं तो आपका जो टैक्स कट जाता है वही है। तो ये आपने फील्ड्स ऐड कर लिया। अब जरूरी नहीं कि आपने फील्ड ऐड कर लिया तो अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, या मतलब वो फील्ड ऐड हो गया तो अमाउंट डालना जरूरी है। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए किया है, लेकिन जब आपने इसके अंदर अमाउंट्स ऐड करनी है तो आपने जैसे व्हीकल का है तो अब आपसे इंफॉर्मेशन और मांगी जा रही है। जो आपसे इससे पहले तो आप मैनुअल पंचिंग करते थे, अब आपने व्हीकल का टोकन का अगर आपने टैक्स क्लेम करना है तो आपने चेसिस नंबर भी इसमें ऐड करना है। ऊपर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, चेसिस नंबर अब डमी हम डाल देते हैं, और हम ये डाल देते हैं होंडा सिटी। ठीक है, इसके बाद आपका मॉडल आ गया 2025। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया, और इसके ऊपर आपने एक अमाउंट ऐड कर दी कि जी मेरा 35,000 रुपये का टोकन था, और मेरा जो है 5,000 या 8,000 टैक्स कटा है। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह सेल फोन का है, उसमें आप प्लस पे जाएंगे और आप इधर नंबर दे देंगे, कोई नंबर दे दिया, ठीक है, और नीचे आपने लिख दिया मोबिलिंक, ये आपने कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने उससे रिलेटेड अमाउंट ऐड कर दी कि आपने 25,000 का आपका बिल था, और आपके जो टैक्सेस हैं वो इसके ऊपर 2,500 रुपये टैक्स कटा हुआ है। इसी तरह आपने इसको प्लस कर दिया, इंटरनेट बिल को साइबर नेट कर दिया, और इंटरनेट बिल, ठीक है जी, वो आपने ऐड कर दिया। उसमें आपने अमाउंट पंच कर दी जी, आपका 30,000 का है, और इसके ऊपर जो भी हम अमाउंट्स डाल रहे हैं बस। अच्छा, ये जो सेल और परचेज की है, ये इसके लिए आपको प्लस के फील्ड नहीं, यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, कितनी अमाउंट की सेल हुई, कितना टैक्स कटा, वो आप ऐड कर देंगे। तो ये आप कर लेंगे। ये मैंने आपके लिए कुछ डमी एंट्रीज कर दी हैं, इससे आपको पता चल गया कि आपके एडजस्टेबल टैक्सेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये टैक्सेस को एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जब आपने एडजस्टेबल टैक्सेस को ऐड किया है तो आपका जो टैक्स पेएबल था कंप्यूटेशन में, वो आपका पेएबल के बजाय अब आपका रिफंडेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एजुकेट कर दूं कि आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं
टैक्स चार्जेबल के अंदर अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है, नहीं बन रही तो फिर आपका रिफंड होगा। उसमें आपके ऊपर जब आपने अलाउंसेस, रिडक्शन एंड क्रेडिट्स पे आएँगे तो आपके पास कौन-सी ऑप्शन है? सबसे पहले आपके पास डिडक्टेबल अलाउंस में आएँ, तो ये देखें आपके पास ऑप्शंस हैं, ज़कात है, आप ज़कात पे क्लिक करके इसको ऐड कर दें। किस सूरत में होगा कि अगर आपने ज़कात किसी चैरिटेबल रिकॉग्नाइज्ड इदारे को, जैसे कि शौकत हनम है या ईदी फाउंडेशन, अगर आपने उसको दिया है तो आप उसकी अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 75,000 ज़कात पे किया और आपके पास उसकी रसीद भी होनी चाहिए, ये एविडेंस माँगी जा सकती है। इससे भी आपको याद रखें, जो ज़कात है उससे डायरेक्ट आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 18 लाख कुछ थी, तो उसमें से डायरेक्ट 75,000 कम हो जाएगा और उसके लिहाज से आपकी टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरह टैक्स रिडक्शंस भी हैं, जिसमें आपके पास प्लस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है, जिसमें बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं या कुछ ऐसे आपने टैक्स रिडक्शन ऑन कैपिटल गेन, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ फील्ड वो ऐड होते जाएँगे। टैक्स क्रेडिट में अगर आप आएँ तो आपके पास ये चैरिटेबल डोनेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये लिया, आप इसको आपने, और चैरिटेबल डोनेशन यानी किसी आपने सुंदर फाउंडेशन, किसी भी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आपने चैरिटी की है, आप वो अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे तो उससे रिलेटेड आपको टैक्स रिबेट्स वगैरह ऐड हो जाएँगे। तो आप कंप्यूटेशन पे आएँगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो टैक्स है वो अब आपका रिफंड मज़ीद बढ़ गया है। तो ये आपको पता चल गया कि आपने अपनी जो एक सैलरीड इंडिविजुअल ने अपनी इनकम किस तरह से और टैक्सेस किस तरह से करने हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस आपके पास, और फिर टैक्स रिडक्शन क्रेडिट्स कहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और जब आपका रिफंडेबल टैक्स है 22,000, आप सेफ हैं, कोई आपको टेंशन नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे पेएबल आता तो फिर आपको पीएसआईडी जनरेट करके आपको पे करना था, तभी आपकी रिटर्न फाइल हो सकती थी। अब हम क्विकली वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में आप ये देख रहे हैं पर्सनल एसेट लायबिलिटी और रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। आप इसमें अब आपने पर्सनल एसेट्स में फॉर एग्जांपल अगर आते हैं, तो आप ये देखें आपके जो एसेट्स पहले से रजिस्टर्ड हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आपने पर्टिकुलरली आपको बताने वाली बात है, जो तब्दीली है, वो ये है कि जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि इससे पहले सिर्फ आप मैनुअल एंट्री करते थे। अब ये देखें प्रॉपर आपके सामने ये फ़ील्ड्स आ रहे हैं, जो कि आपको हर फ़ील्ड को चूज़ करना है। ऊपर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन है, वो ऐड होती जाएगी, वो खुद ब खुद अपडेट होती जाएगी। आपने प्रॉपर्टी टाइप फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेज़िडेंशियल को कर देंगे। आपने प्रॉपर्टी सब टाइप उसकी जो है वो ओपन प्लॉट है तो प्लॉट कर दिया। और आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन, अब आपसे एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ एक्विजिशन माँगी जा रही है। आप कोई भी मतलब डेट जो आपकी, वो डेट ऑफ एक्विजिशन आप डाल देंगे जो रेलेवेंट है। और एज़ पर डॉक्यूमेंट लैंड एरिया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, कनाल है, मरला है, आपने कनाल कर दिया, आपने यहाँ पे 1 कनाल ऐड कर दिया। एक्विजिशन कॉस्ट वैल्यू, जो कि आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपने कोई प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे हम अमाउंट्स डमी डालते हैं जो कि रेलेवेंट इस रिटर्न के साथ भी कंपैटिबल कुछ हो सके। यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, प्रोविंस टेरिटरी आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपने अगर ऐड कर दिया लाहौर, तो वो लाहौर आप एंटर कर देंगे, सिटी आपने लाहौर एंटर कर देनी है, ठीक है जी। तो लाहौर ये आपने एंटर कर दिया। इसी तरह आपने एड्रेस यहाँ पे बताना है, फ्लैट हाउस नंबर, यहाँ पे आपके केस में प्लॉट नंबर होगा, प्लॉट नंबर आप एंटर कर देंगे 250, और एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे जो भी एबीसी स्ट्रीट और फैसल टाउन, ठीक है? ये आपने कर दिया। ये देखिए जी, आपको इस हद तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने ये ऐड कर दी, ये प्रॉपर्टी आपके सामने, उसकी अमाउंट, ये चीज़ें आ गई। याद रखिएगा जब आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको डायरेक्ट वो डिलीट करने नहीं अलाउ करेगा, बल्कि आप या डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे, क्योंकि ये अभी हमने एंटर की है, यहाँ पे आपको अलाउ कर रहा है। लेकिन जब आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी कोई सेल हो रही है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आप सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, और सेल में जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी सेल से मुतल्लिक। तो ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं। अब आपने फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट, आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है, वो अब आपको खुद ऐड करनी पड़ेगी। पहले जो लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल होती थी, एडवांसेस, प्री में पेमेंट्स, अब यहाँ पे नहीं विजिबल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आ जाएगी, जिसमें आपने अगर किसी को कोई एडवांसेस दिए हैं, किसी को लोन्स दिए हैं, या कोई आपने प्लॉट की फाइल आपकी चल रही है, उसकी आप एडवांस पेमेंट्स कर रहे हैं, वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। यहाँ पे आपके एसेट्स हेल्ड ऑन अदर नेम, ये पहले बाहरी ऑप्शन होती थी, आप क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट्स हैं, वो आप ऐड करना चाहें तो वो ऑप्शन आ जाएगी। ये हम सारी ऑप्शंस यहाँ पे ले लेते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप ये देखें यहाँ पे जो एडवांसेस प्री पेमेंट्स में, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को कोई लोन आपने किसी को दिया है, तो अब आपको वहां पे इस पे उसका सीएनआईसी
आपको एसेट टाइप नेम उसका खुद से वो उठा लेगा, एसेट टाइप रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल आ जाएगी, अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आपको यही मैं बता रहा था कि अब आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से ज़्यादा डिटेल्ड मांगी जा रही है। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन, अब एसेट्स हेल्ड एट अदर नेम, इस पे भी मैं आपको दिखा दूं। आपको अदर नेम में उसका सीएनआईसी आप एंटर करेंगे, या अगर कोई फॉरेन में है तो उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह एंटर करना पड़ेगा। एसेट टाइप ये सारा, यानी अगर आपने अपनी मिसेज के नाम या किसी बच्चे के नाम पे कोई है तो वो सारा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसकी ऐड करनी पड़ेगी। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट में आके भी यहाँ जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्लस करें तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आप अकाउंट नंबर है, एचबीएल है, आप ये ऐड कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। लेकिन दूसरी सूरत में, ठीक है, यहाँ पे ये देखें आपका एचबीएल का ये अकाउंट आ गया। लेकिन दूसरी सूरत में जो पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट जहाँ से हमने ऑप्शन लिए, जब आप बैंक अकाउंट में जाएंगे ना, तो आपको ये आईबीएन यहाँ पे देना पड़ेगा। आईबीएन आपके पास नंबर जरूर होना चाहिए, और बात किसी में आईबीएन जो है वो उनके इन्फॉर्मेशन के उसके साथ लिंक्ड नहीं होता, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना बैंक अकाउंट अगर यहाँ से नहीं भी खुलता, तो आप वहां से इन्वेस्टमेंट में आके यहाँ पे अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये एचबीएल का हेड ऐड किया। कैश इन हैंड में आके आप कैश इन हैंड की अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। मोटर व्हीकल में आके अगर आपकी ऑलरेडी जिस तरह एक मोटर व्हीकल इसमें एडेड है, लेकिन आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है, तो आप यहाँ पे आके ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसका चेसी नंबर देना पड़ेगा, ठीक है जी। और मॉडल आपको ये बताना पड़ेगा। होंडा सिटी फॉर एग्जांपल हमारी है, और यहाँ पे आपने बता दिया मॉडल 2025 का है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको, तो इस तरह की इलेबोरेटिव आपको इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, ठीक है। और अगर आप कोई डिलीट करेंगे किसी भी तरह की, यहाँ पे भी वो अलाउ कर रहा है, प्रॉपर्टी में उन्होंने बैन कर दिया। आगे जाके मुझे लगता है बाकी एसेट्स में भी रिस्ट्रिक्शन होगी कि आपको सेल को प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहीं पे, कि कहाँ पे डिस्क्लोज सेल की, किसको की, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये आपके एसेट्स इस तरह से सारे आपने एसेट्स एंटर करने हैं। और उसके बाद आपके अगर कोई लोन्स पेएबल आपने किसी को पे करना है, कोई क्रेडिट कार्ड का, कोई आपने फाइनेंसिंग ली हुई है, कोई लीज आपकी चल रही है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, लोन फ्रॉम फ्रॉम ऑफिस, फॉर एग्जांपल ये है। तो आप यहाँ पे लोन ऐड कर देंगे, ऑफिस को आपने लोन जो है वो 5 लाख रुपया, या यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट एंटर कर दें, 10 लाख। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, इससे आपके जो एसेट्स हैं वो आपने अप टू डेट कर लिए। अब जब आप रिकंसिलेशन पे आएंगे, तो जो एक आपका इंपॉर्टेंट शुरू से सवाल आपके जहन में होगा कि पर्सनल एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे, उसको भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। दूसरा, आपने ये देखा कि जो एसेट्स में जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स हैं वो एज इट इज आ गए, नए एसेट्स यहाँ पे आ गए। तो एसेट्स में इंक्रीज कितना हुआ है? 1.5 मिलियन। अब उस 1.5 मिलियन को हमने रिकंसाइल करना है। आपकी जो इनफ्लोज हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको पहले अमाउंट ऐड करनी पड़ती थी, आपकी इनकम को, नॉर्मल जो टैक्स की इनकम थी वो उठा के भी इधर एंटर कर दी, जो आपकी एग्जम्प्ट थी, जो कि हमने मेडिकल अलाउंस बनाया था वो भी खुद से आ गया, आपको नहीं करना। आपको सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स जो आपकी इनकम है, जो कि बैंक प्रॉफिट था, वो भी इधर आ गया। अब अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट्स हैं इनफ्लोज में, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। किसी भी तरह की, यानी फॉरेन रेमिटेंस, अगर कोई होम रेमिटेंस भी आ रही है तो आपको सेंडर नेम और रिलेशन भी बताना पड़ेगा इसको ऐड करने के लिए। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर रहा हूँ, इट इज टेकिंग टाइम, बट क्योंकि ये फॉर्म में बड़ी तब्दीलियां हैं, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर कोई गिफ्ट भी आपको मिला है तो वो भी आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका सीएनएसी नेम, ये सारी लिंक्ड इन्फॉर्मेशन आएगी। अब उस तरह से सिर्फ मैनुअल पंचिंग नहीं रह गई आपको। अब आप आ जाएं, आप नीचे आएंगे तो आपकी रिकंसिलेशन जो आउट है वो 5 लाख से आउट है। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एसेट्स में इंक्रीज हुए हैं 15 लाख के हैं, जबकि 20 लाख आपकी इनकम थी। तो इसका मतलब है कि 5 लाख से आपके अखराजात हुए हैं, ठीक है। तो आप पर्सनल एक्सपेंसेस कहाँ पे आप रिकॉर्ड करनी है, देखें आउटफ्लोज में, रिकंसिलेशन के अंदर एक्सपेंसेस में आएंगे। यहाँ पे आके आपने एक्सपेंसेस जोन से, अब आप चाहें आप क्लिक करेंगे, वही एक्सपेंसेस लिस्ट आपकी खुल जाएगी। जरूरी नहीं कि आप सारे एक्सपेंसेस, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा अदर पर्सनल आप ले लें, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि जो से एक्सपेंसेस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो रिकंसिलेशन में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम अपने अमाउंट को, जो हमारा अनरिकंसाइल्ड है, उससे हमारा एक्सपेंस हुआ है एक्चुअली 5 लाख 106 से। तो ये हम यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, टाइम के इंटरेस्ट में। आप अगर चाहें तो उसका ब्रेकडाउन दे सकते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन देने की ऐसी जरूरत नहीं है। ये आप इसको कैलकुलेट कर दें, तो देखें अब आपकी जो है वो रिकंसाइल हो चुकी है, ठीक है। अब इसको आप सेव कर लीजिए, और सेव करके इसको आप एक दफ़ा प्रिंट लेके, ज़रूर आपके सामने ये पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसको एक दफ़ा आप रिव्यू कर लीजिए, थोड़ा रिव्यू के बाद उसको सबमिट करें। तो होपफुली ये सारा प्रोसेस आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा और कन्वीनियंटली आपको समझ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोसेस को देखने के बाद, इसको मुकम्मल तौर पर जानने के बाद, अब आपके लिए टैक्स रिटर्न की फाइलिंग
बहुत आसानी से मुमकिन हो सकेगी। याद रखें कि सैलरीड पर्सन के टैक्सेस तो ऑलरेडी आपकी सैलरीज में कट चुके होते हैं। तो ये जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी लीगल कंप्लायंस कंप्लीट होगी, आपका एटीएल का स्टेटस बरकरार रखेगा और इसी से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपके कोई टैक्स क्रेडिट्स हैं जिसकी वजह से आपके रिफंड्स बन सकते हैं, आप उन रिफंड्स को भी क्लेम कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके लिए ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है और ये एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये सब समझते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मुफीद मालूमात और वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।